हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं जो आपके आगामी सीजीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2022-23 एक्चुअल में 23 में होगा एग्जाम। 12 फरवरी 2023 को एक एग्जाम है। देखिए 2016 से लेके 2022 में साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं सबको यहाँ पर समेकित किया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ आपको ये मिल जाएगा। साथ ही आप इस बिहाफ में ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया था, वर्तमान में कैसा आ सकता है, किससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो आप उसको कनेक्ट करिएगा यहाँ से। ये सेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको पीएससी या व्यापम के एग्जाम में देखने मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। एक्चुअल में यहाँ पर 94 लिखा है, कारण क्या है? क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है। अब 16 का करते करते हम लोग 2022 तक पहुँचेंगे। ठीक है। ओके, वाहनों में पेट्रोल को जलाने में निम्न धातु को प्रदूषित करती है, मतलब धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा लेड पीबी। जब वाहन में ना पेट्रोल का दहन होता है ना तो लेड निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पीबी, लेड। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, या आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है? देखिए देखो, जब घास को कोई बकरी खाएगा और बकरी कोई मानव खाएगा और मानव कोई चील खाएगा, तो अब ये जो सीरीज है ना, हायरार्की है, इसी को बोला जाता है आहार श्रृंखला। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और मानव। लिंडमैन का नियम भी बोला जाता है। ठीक, लिंडमैन, क्योंकि इन्हीं के नाम पर है, यही खोजे थे। 10% का नियम बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक या प्रदूषक है, तो इसका प्रदूषक है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूं तो चोर्नोबिल दुर्घटना संबंधित है, नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप, बाढ़, अम्लीय वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नाभिकीय दुर्घटना। ये 1984 को घटित हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। एक्चुअल में एग्जैक्ट डेट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कब हुआ था एग्जैक्ट डेट, कारण क्या था इसको ही बताइएगा। ठीक है, अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, तो ओजोन परत की क्षय को रोकने हेतु, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इसका आपको आंसर मैं बता दूं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो संबंधित है ओजोन परत की क्षय को रोकने हेतु। ओके, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका आपको शीर्षक अभी भी ध्यान में रखना है, द फ्यूचर वी वॉन्ट। द फ्यूचर वी वॉन्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न के बारे में बात करूं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पांचों ऑप्शन था। पहले 5 ऑप्शन रहता था तो इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जल के साथ आयरन भी क्रिया करता है, लेड भी क्रिया करता है, एमजी मैग्नीशियम भी क्रिया करता है और एल्यूमिनियम भी क्रिया करता है। तो इस भी आप में इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगला प्रश्न है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंध जैसे पास्कल। तो जूल ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भैया? जूल। तो पास्कल का क्या होगा? पास्कल किसका मात्रक है? ये दाब का, दबाव का, प्रेशर का। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक मात्रक, और दूसरा मात्रक होता है पास्कल, क्योंकि पास्कल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और इसको मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते उसको क्या होता है? बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत का डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? अवतल लेंस का प्रयोग करता है, कि उत्तल लेंस का, कि उत्तल दर्पण, की समतल दर्पण, की इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर एक डॉक्टर है जो आपके दांत का इलाज कर रहा है तो वो आपके दांत की जो आपके दांत का साइज है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इसमें लेंस का तो प्रयोग नहीं होगा, तो जहां जहां लेंस दिख रहा है उसको काट दो। एक चीज आप देखिए, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का उपयोग तो होता नहीं है। अब आपके पास बच गया एक उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो फिर से मैं बता दूं, उत्तल दर्पण चीजों को, बड़े चीजों को और कन्वर्स करता है, मतलब छोटा करता है। तो इसमें होना क्या चाहिए था? अवतल दर्पण। ठीक, मैक्सिमम लोग यहाँ पास गलती कर बैठेंगे,
क्योंकि यहाँ पास आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो आप समतल या उत्तल दर्पण लगा देंगे। तो जैसे गाड़ी के जो गाड़ी में जो लाइट लगे होता है ना, दर्पण लगे रहता है, उसमें उत्तल दर्पण लगे रहता है, ध्यान में रखना। जबकि जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं या स्ट्रीट लाइट लगा होता है वो अवतल लेंस का लगा होता है, अवतल दर्पण का लगा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मरकरी 1 सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें कि एक तार में बहती हुई विद्युत धारा और विभवांतर के प्रत्येक को दोनों को बढ़ा दे तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो P बराबर क्या होता है भैया? P बराबर VI। अब दोनों को बढ़ाएंगे दो दो, तो दो दो ने 4 होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु पर का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस मतलब आंख के लेंस में, वो कैसा बनता है? वो तो पहला वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, जो हमारा माइंड उसको सीधा कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। तो याद रखना, उत्तल लेंस हमारे आंख में जो होता है ना, वो लेंस उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, जबकि अवतल लेंस में सीधा और आभासी बनता है। और समतल में कैसा बनता है? सीधा और आभासी, ध्यान में रखना, सीधा और वास्तविक। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए 1 मिनट, ओके। 220 जनरेटर से एक जुड़ा हुआ बल्ब जिसकी धारा लगभग 2.5 है, तो उसकी शक्ति आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, P बराबर VI लगा दीजिए। 220 को आप अगर 0.5 का कैसे लिख सकते हैं? 1/2। जब इसको गुणा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 220 का आधा 110, तो इसका आंसर क्या आएगा? 110। अब देखना, यहाँ पास वोल्ट लगाना है कि वाट लगाना है, आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो शक्ति का मात्रा क्या होता है? इसका V वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा, मतलब बल्ब की शक्ति का मात्रक के बारे में बात करूँ तो 110 वोल्ट V। नेक्स्ट प्रश्न के देखते हैं कि संचारण का प्रमुख उदाहरण क्या है। देखो, सिल्वर पर काले रंग का परत जमना, तांबे पर हरे रंग का परत जमना, लोहे पर भूरे रंग का परत जमना, उपरोक्त तीनों, तो बिल्कुल तीनों उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो यहीं पर एक प्रश्न बन गया कि निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है मायोपिया, जिसके उपचार हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, एक चीज, ठीक। देखिए होता क्या है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजें तो पास अच्छी से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती। उत्तल लेंस का काम क्या है? लेंस का काम क्या रहता है? उत्तल लेंस का चीजों को फैला के दिखाना। अब ये रेटिना है, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए लेकिन पहले बन जा रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं एक अवतल लेंस लगा दूँ, अवतल लेंस लगा दूँ, तो ये इसको यहाँ ना रोक के इसको कहाँ ले जाएगा? आगे। तो अगर नेत्र की गोलाई का आकार बढ़ जाए और जो प्रतिबिंब है, मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वो पास का दिखे, दूर का ना दिखे और रेटिना के पहले बन जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। एक शब्द होता है हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर माइट्रोपिया। तो हाइपर माइट्रोपिया से तात्पर्य क्या है कि कोई भी लेंस, नेत्र लेंस अगर रेटिना पर ना बन के बाहर बन जाए तो उसको क्या करेंगे? उस प्रकाश किरणों को संकीर्ण करके रेटिना में लाएंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर उत्तल लेंस। तो हाइपर माइट्रोपिया दैट मीन्स व्हाट? दूरदृष्टि दोष, और उसके उपचारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि मायोपिया जिसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस इसको ध्यान में रखना। अवतल लेंस चीजों को फैलाता है, जबकि उत्तल लेंस चीजों को संकीर्ण करता है, डाइवर्जेंट करता है। जबकि दर्पण में उल्टा हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से तात्पर्य चीजों को संकीर्ण करने से है, रोकने से है, जबकि उत्तल दर्पण से तात्पर्य चीजों को फैलाने से है। ये आपको थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखना होगा ताकि चीजें आपको क्लियरिटी से बने। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना करी? ये है 1984। बात करते हैं अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा हरित गैस नहीं है? देखो, CH4 है, बिल्कुल, CFC है, NO2 है, लेकिन SO2 नहीं है। SO2 या SO4, क्योंकि H2SO4 हो जाएगा यार, ये तो अम्लीय वर्षा है तो अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या लिया गया था आयोग द्वारा? सल्फर ऑक्साइड, SO या SO2। कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो आपको पता होना चाहिए, मीथेन, फॉर्मूला CH4। जल गैस किसे कहते हैं? जब CO में हाइड्रोजन मिला दो तो ये जल कहलाता है, जल गैस, ऑप्शन नंबर ए।
10% नियम किससे संबंधित है? देखिए 10% अभी मैंने बताया लैंड ने एक साइंटिस्ट ने दिया, वैज्ञानिक ने दिया। तो ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने ही ये 10% का नियम कहलाता है। होता क्या है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलेगा पेड़ पौधे को, वो सूर्य की ऊर्जा का 10% रहेगा। मान लो यहाँ से 100% ऊर्जा डाइवर्ट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो पेड़ पौधे को कितना मिलेगा? पेड़ पौधे को मिलेगा 10%। जो पेड़ पौधे खाएगा उसका 10 का 10% मतलब 1%। जैसे बकरी, ठीक। और बकरी को खाने वाला जो मनुष्य है उसको 1%, मतलब घास को खाने वाला जो घास को खाने वाला बकरी एक 10%, बकरी खाने वाला मनुष्य को 10%। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित रहती है? बेंजोइक, एसिटिक, नाइट्रिक या ऑक्जेलिक? पता होना चाहिए। ये होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 1 प्लस H2SO4 3:1। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में किया जाता है? मतलब चूना पत्थर कच्चा माल होगा तो कौन सा उद्योग होगा? सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में किस प्रकार के लौह अयस्क का भंडारण यहाँ जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडराइट, लिमोनाइट, ये चारों जो है लौह अयस्क के प्रकार है, ठीक है। तो सर्वोच्च कोटि का मैग्नेटाइट है और दूसरे नंबर में हेमेटाइट। तो हमारे भारत में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? हेमेटाइट। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा दलहन फसलों में, दलहन। तो धान यहाँ पर दलहन नहीं है, बाकी सब है। तो चना, मटर, सेम तो है, धान नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये खाद्यान्न फसल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, प्रकाश संश्लेषण। देखिए सौर ऊर्जा से ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो बिल्कुल गलत, सौर ऊर्जा से ठीक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव कीटनाशक है? तो ये है, इसका नाम आपको नोट करके रखना है, बेसिलस थुरीजेंसिस, एन जेएनसिस है ना, थुरीजेंसिस, बेसिलस थुरीजेंसिस, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा फार्मूला बताना है। तो इसका आंसर बता दो, NaHCO3, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, और धावन सोडा किसको बोलते हैं? Na2CO3। दोनों को याद रखना। अब बेकिंग सोडा को खाने सोडा भी बोलते हैं ना। वो स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, भारत का द्वारा जो निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान है वो कौन है? तेजस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 0 से 7 होता है, मैंने 0 से 14 होता है, मैंने बताया था 7। तो नीचे चले जाएगा तो अम्लीय, ऊपर चले जाएगा तो 7, बीच में रहेगा मतलब 7 में रहेगा तो उदासीन। तो अम्लीय कब होगा? जब वो 6 के आसपास रहे। ठीक, ओके। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखो ये मान लो माध्यम देकर बनाते हैं, ये हो गया सघन माध्यम, ठीक। अब प्रकाश किरणें यहाँ आई, ऐसे टकराई और इधर से इधर आई, तो ये तो सघन माध्यम हो गया। अब इसको ये अभिलंब हो गया यहाँ के लिए। अभी जैसे यहाँ से गुजरेगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा कि पास आ जाएगा? तो ये दूर हट जाता है। तो सघन से विरल जाने पर क्या होता है? दूर हट जाता है अभिलंब से। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। जबकि विरल से सघन आने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर तब दूसरा रहेगा। ओके, किसी एसी ट्रांसफार्मर और डीसी ट्रांसफार्मर में मूल अंतर होता क्या है? तो मैं आपको इसका बता दूं आंसर। जो डीसी ट्रांसफार्मर होता है, डीसी जनित्र होता है, वो उच्च वोल्टता का जनन करता है, जबकि एसी निम्न वोल्ट तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। देखो जिप्सम का फॉर्मूला बता दो, CaCuSO4 10H2O, ठीक। जैसे इसको गर्म 2H2O, जैसे इसको गर्म करेंगे तो 1/2 पानी बस बच जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4, ठीक है, 1/2H2O। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का चिप किससे बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी।
सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर, एक्चुअल में ना यहाँ पास आंसर लिया गया था, एक सिलिकॉन का नहीं सिल्वर का बना होता ना, सिल्वर की पतली परत का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन